और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बस दो ही तीन बातों का डर है कि एक तो समय बहुत हो गया है और कोई बात जब आप कहीं थोड़ा गंभीरता से समझाने की कोशिश करते हैं तो 15 से 20 मिनट उसमें लग जाता है, ताकि मैं जो 10 मिनट बात करूं वो एक साफ़ सफाई में जाता है। उस समय जो आईने पे धूल जमी रहती है उसको हटाने में 10 मिनट 12 मिनट लगते हैं, और जब धूल हट जाती है तो 1-2 मिनट में अपनी बात पूरी हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है ना, जो 20 मिनट का, उसमें 15 मिनट धूल साफ करने में जाता है। बाकी तो हमें 1 ही मिनट में बात की नहीं। देखिए, एक खेत में 2 तालाब बने हुए हैं, दोनों में पानी भरा हुआ है, तो कैसे वो दोनों तालाब का पानी बराबर होगा? क्या करना पड़ेगा? मैं पूछ रहा हूं आपसे। एक में कम पानी है, एक में ज़्यादा पानी है। किसान देख रहा है कि सब डोली को बराबर पानी मिल जाए, तो क्या करना पड़ेगा? कहीं थोड़ा सा बीच में फोड़ देंगे, ये पानी का बहना कब तक चलेगा? तो जो मैं आपसे बात करूंगा वो मेड़ फोड़ने का ही काम है बस। कहीं गांव में रहते हैं आप लोग? गांव में खेत खलिहान में मैं तो बहुत काम किया हूँ। मेरे नाना जी का भी खेत, हमारा खुद का खेत। बचपन में जाते थे तो सब जो बियारा में रहते थे, खपरेल का छोटा सा कमरा होता था, सांप बिच्छू निकलते रहते थे, पैरे में सो जाते थे। ये सब हमने किया हुआ है। तो गांव में मेड़ फोड़ के पानी को डोली में सब जगह बराबर पहुंचाने का काम करते हैं, किए हैं ना। तो बस यही हमारा काम है। 2 मिनट जब फोड़ दिया तो 1 मिनट में सब बराबर हो गया। वो फोड़ने के पहले 15-20 मिनट का जो लगता है ना, वही एक एक्सरसाइज है। बस फूट गया तो सभी बराबर है, फिर मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा कि मैं क्या चाहता हूँ। असली कम्युनिकेशन वो होता है बेटा, जो मैं बोलूँ नहीं और आप समझ जाए। शब्द से तो हम, देखिए, शब्द से तो मैं दिन भर बोलूँ, मैं तो बहुत बात करता हूँ। मैं तो बिना सोए भी 24 घंटे बात कर सकता हूँ। प्राणायाम करता हूँ तो गला भी नहीं बैठता, और गला बैठ जाए तो भी समाचार पढ़ते समय एकदम सही गला हो जाता है। सब लोग आश्चर्य भी करते हैं कि इतना गला बैठा हुआ था, समाचार में तो सही आवाज़ आई, तो वहाँ क्या हुआ था? तो मैंने कहा तो वहाँ की एक मानसिक तैयारी होती है, ना खांसी आएगी ना गला बैठेगा। वो 10 मिनट जो है ना लाइव, उसमें कुछ नहीं होगा। वो हमने 36 साल में किया है। खैर, तो सबसे पहले मेरे बहुत आदरणीय स्वराज करुण जी, मैं जानबूझकर स्वराज करुण कह रहा हूँ उनको, क्योंकि मैं जब 8वीं-9वीं पढ़ता था तो देशबंधु मेरे घर जब आता था उसमें स्वराज करुण ही लिखा रहता था। बाद में पता चला जब सर अधिकारी हो गए कि वही स्वराज दास हैं, 2 नाम नहीं है। तो जो स्वराज करुण है वही स्वराज दास हैं। हम तो उन्हें साहित्यकार के नाम से ही जानते थे। और पिथौरा साहित्य समिति में जब समाचार आता था प्रांतीय डेस्क में, तो बंधु राजेश्वर राव खरे और सर का नाम हुआ करता था। वो प्रेस नोट सिंगल कॉलम में हम क्रॉनिकल में डबल फिर अनुवाद करके फोटो सहित छापा करते थे। बाद में पता चला कि उन्हीं सर से इतनी गहरी, इतनी अच्छी मुलाकात भी हुई। सोचते थे कि कैसे मुलाकात होगी, लिखने पढ़ने वाले लोग हैं। तो आज इतने सज्जन, इतने अच्छे व्यक्ति से हम मुलाकात कर रहे हैं सीधे सीधे। सत्यजीत मेरे बहुत परम पुराने मित्र हैं, और हम लोगों का जो गोत्र, एक तरह से एक जो ओशो वाला मामला है ना, वो भी हमारा कॉमन फैक्टर है। राजीव को मैं सुन रहा था, ये हमारे विद्यार्थी भी रहे हैं, इन्होंने इतनी देर बात की, सब के बारे में बात की। मैं एक बात कहना चाहता हूँ राजीव जी के लिए, ये जो भी बोल रहे थे ना, एकदम दिल खोल के बोल रहे थे, कुछ भी बनावट नहीं था। जो सोच रहे थे उसी को आप सुन रहे थे, बस शब्द जोर से सुनाई दे रहे थे आपको। अंग्रेजी में उसको लाउड थिंकिंग कहते हैं, कि ये जोर से सोच रहे थे, इनका सोचा हुआ ही आप सुन रहे थे, ये बोल नहीं रहे थे। और मतलब ये आदमी कभी हार ही नहीं मानते, नेवर से डाई। कभी डिएगो मैराडोना जो अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी थे ना, तो उनके लिए इस्तेमाल होता था मुहावरा नेवर से डाई। उनमें 10 खिलाड़ी एकदम गुमनाम थे, सिर्फ मैराडोना चैंपियन खिलाड़ी थे। और जर्मनी, फ्रांस के जो पुराने वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी थे, उनको मार मार के, धक्का दे के घायल करना चाहते थे, लेकिन वह हरे आदमी, उसने अकेले आखिर चैंपियनशिप अर्जेंटीना को 1986 में दिला ही दी। और ज़्यादा नहीं, वो 5 फीट की हाइट है उसकी, 5 फीट की हाइट है, लेकिन वो हेड करे, बाइसिकल किक करे या बैक किक करे या कुछ भी करे, जब आदमी सोच लेता है ना कि मेरे पास सब कुछ खिलाफ है मेरे, वो जो विपरीत परिस्थिति में छा जाने के लिए वो जो जिद होती है ना, जो किसी बिहारी में, जैसे अपन देखते हैं, ये भी बिहार के हैं, झारखंड के, तो लोग कभी हार नहीं मानते हैं। बिहारी जो खून है ना, नदियाँ इतनी बहती, बाढ़ इतनी रहती बिहार में, कि वो जो एनर्जी का तीसरा लेवल होता है ना, जहाँ जान सामने, बिल्कुल आपके मौत सामने खड़ी है, तो ये आदमी कभी हार मानने वाले हैं नहीं। ये इस वजह से कि राजीव है, इस वजह से कि बिहार की भूमि में रहे हुए हैं,
वहाँ का आदमी कभी हार नहीं मानता। एक राजस्थान का आदमी जो अरबपति होता है, मारवाड़ी लोग हमेशा, राजस्थान में रेगिस्तान की गर्मी पड़ती है, चुरू 49-50, जैसलमेर का रेगिस्तान, वहाँ जो आदमी पैदा होगा ना, उसके अंदर जीवित रखने की, अपने आप को अस्तित्व के लड़ने के लिए जो अपने आप एक जीविशा रहती है, उसके इंस्टिंक्ट में रहता है वो चाहे न चाहे, पीढ़ियों से है, वो डीएनए में है वो। तो एक दो दिन में नहीं आता वो सब। क्या होता है ना कि मैं यूं ही आपसे गपशप ही कर रहा हूँ, उसी को समझ लीजिएगा जो कुछ है। बशीर बद्र साहब जो हैं, बहुत बड़े शायर देश के। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इंजीनियर की नौकरी छोड़ करके मैं अखबार में चला गया, वरना इन सबसे मेरी मुलाकात नहीं होती। किसी जगह मैं कार्यपालन अभियंता होकर लाखों कमा रहा होता, लेकिन तब ये नहीं मिलता जो मुझे मिला। मेरे पापा जी मुझे बोलते थे, यार अखबार की नौकरी है, क्रॉनिकल की 92 में 1800 रुपये मिलते थे, भाचावत वेतनमान ग्रेड 2, अंग्रेजी हिंदी अखबारों से अच्छा ही पैसा था, लेकिन बोलते थे इतने में घर कहाँ चलेगा, तुम्हारी शादी करना चाहते हैं तो फिर अब तुम वेट करना पड़ेगा, तनख्वाह थोड़ी बढ़े तब तो करें। मैं उनको समझा नहीं पाता था कि मैं क्या प्राप्त कर रहा हूँ। लेकिन जब पहली बार 2002 में पुरस्कार मिला, जब लोग घर आए, जिनके सिर में बाल नहीं है सर, वो आपके साथ में एक और अधिकारी थे, बहुत सज्जन, पुजारी जी, वो घर आए, बोले विभाष को पुरस्कार मिलने की घोषणा हुई है, आप सब सरकारी गाड़ी में चलेंगे पुरस्कार समारोह में, विभाष अलग गाड़ी में जाएंगे। मेरी मौसी, मेरे मौसा जी, मेरे अम्मा पापा जी, भाई बहन लोग एक गाड़ी में बैठे पुरस्कार समारोह में गए। वहाँ में सबसे ऑर्डिनरी व्यक्ति था जिनको पुरस्कार मिल रहा था, उसमें हबीब तनवीर साहब थे, उसमें स्वामी सत्यरूपानंद जी महाराज थे जिनको समाज सेवा का पुरस्कार मिल रहा था, और भी बड़े दिग्गज लोग थे। आप नाम पढ़िएगा 2002 की लिस्ट में, मैं ही सबसे गुमनाम किस्म का व्यक्ति था जिसको ये चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार मिल रहा। लेकिन क्या होता ना, आप बड़े लोग की संगति में, उनके साथ रह के कैसे बड़े बन जाते हैं, अपने आप आपकी इच्छा से नहीं होता, उनके आशीर्वाद से हो जाता है। मैं आपसे ये कहूँगा, मैं आज जो कुछ भी आपके सामने हूँ, ये सब ना बहुत बड़े लोगों का आशीर्वाद है। अपनी काबिलियत ज़रा भी नहीं है उसमें, कुछ नहीं है इसमें। मेरे साथ इतने बड़े लोगों का आशीर्वाद रहा। बशीर बद्र साहब, मैं नाम ही ले रहा था, घंटों बैठा हूँ मैं रात भर उनके साथ, गिरिराज होटल में, होटल सेलिब्रेशन में। और होटल का मालिक मुझे जानता था कि मैं शायरी करता हूँ, शायरी पढ़ता हूँ। अकेले जब क्रॉनिकल से 1 बज जाते थे, विभाष अभी बशीर बद्र साहब का अपना दौर शुरू हो रहा है, सब लोग चले गए हैं, तुम चाहो तो आ जाओ। अब 1 बज रात को उनके पास जाना, 1 बजे घर जाऊं कि बशीर बद्र साहब से मिलूं। अम्मा को फ़ोन करता था, अम्मा थोड़ी सी देर हो जाएगी, मगर चूंकि एक बड़े व्यक्ति आए हुए हैं तो होटल का मालिक फ़ोन करके बुलाता था। बशीर बद्र साहब थोड़े होश में रहते थे, थोड़े नहीं भी रहते थे, और फिर हम लोग 3 घंटा बात करते थे, अपनी जितनी मर्जी हो, 4, 4:30, 5। फिर वो मालिक कहता था कि आप जाओ यार, तुम इनको भी थोड़ा सुला देता हूँ, सुबह कहीं और मुशायरे में जाना है। इस तरह से बशीर बद्र साहब से हमारी 10 मुलाकात रही, गोपाल दास नीरज से हमारी 10 मुलाकात रही। और मुलाकात रही का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमने समाचार छाप के बंद कर दिया। उनके कितने शेर मैंने उनको सुनाए, उनके कितने शेर मैंने आत्मसात किए, और वो जीवन में बदला। मैं आपसे जो भी शायरी कभी सुनाऊं, कभी कविता सुनाऊं, तो ये मत समझिएगा कि मैं सिर्फ ताली बजवाने के लिए कह रहा हूँ। वो सब मैंने जी करके देखा, वो सब मैंने मर के देखा। नहीं किया तो करके देख, नहीं किया तो करके देख, तू भी किसी पे मर के देख। और जब किसी के लिए मरते हैं ना इस तरह से, अपना जीवन, अपना परिवार, अपना समय सबके लिए छोड़ देते हैं, तो 100-150 लोग ऐसे तैयार होते हैं जिनकी फोटो छपी हुई है। अब ये लोग कहीं भी चले जाएं, राजीव जी के ऋणी हमेशा रहेंगे। ये नहीं चाहते कि आप उनके ऋणी रहें, लेकिन वो लोग इतने अच्छे जो संस्कार लेके यहाँ से जाएंगे कि इन्होंने उनको बनाया है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अगर आपको किसी व्यक्ति की मदद करनी हो तत्काल में तो पैसे दे दीजिए, और थोड़ी मदद करनी हो तो साधन दे दीजिए, लेकिन उसकी पीढ़ियों की मदद करनी हो तो उसको पढ़ा दीजिए। बोलते हैं कि लोग हर धड़कते हुए पत्थर को दिल समझते हैं। आदमी किसी को चाकू मार दे रहा है। अभी कल स्टेशन पे हमने एक सीन देखा, वीडियो आया है, एक बिस्किट का पैकेट चोरी कर रहा था एक लड़का, तो उसको गमछे से बांधा और प्लेटफॉर्म पे घसीटते हुए ले गए। पुलिस के लोग देख रहे थे। आजकल सोशल मीडिया इतना ताकतवर है, किसी ने वीडियो बना के वायरल किया, वो पुलिस वाले सारे सस्पेंड हुए। वो जो वेंडर जो 4 बांध रहे थे, अच्छा खासा वीडियो उनका दिखा, चेहरे पहचाने गए, उनको जेल हुई। जिनके नौकर थे उनके स्टॉल सारे बंद हो गए। उस अधिकारी को जो डीआरएम है, तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी, तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी। सरोना स्टेशन में ट्रेन 1 मिनट से कम के लिए रुकती है,
जो पैसेंजर गाड़ी दुर्ग राजनांदगांव जाती है 1 मिनट से कम रुकती है। एक छोटे से 9 साल के लड़के को 3 पुलिस वाले मार रहे थे, उसमें से एक ने अपने पुलिस वाले जूते से उसके नाभि के नीचे भी मारा, जहां उसको बहुत जोर से लगी होगी, और हाथ पैर पकड़ के मोड़ भी रहे थे। 2 लोग मार रहे थे, एक आदमी हाथ पकड़ा था। जितनी देर ट्रेन रुकी 55 सेकंड का वीडियो एक यात्री ने बनाया। ट्रेन चल पड़ी तो समझ में भी आ रहा है कि वो मोबाइल के सामने से वो जो मारपीट का दृश्य ओझल हो गया, पता नहीं और मार खाया होगा वो लड़का, लेकिन उसने वायरल कर दिया। शाम तक वो तीनों पुलिस वाले सस्पेंड हो गए थे। आप एक आदमी के अनायास कोशिश की ताकत को समझ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उसका इरादा बहुत अच्छा था, ये लड़का बच जाए। वो जो इरादा है ना वही काम करता है। ये मत समझिए कि उस लड़के को आप नहीं जानते, पुलिस वाले को नहीं जानते, होगा भी कि नहीं होगा। वो जो कोशिश है ना बेटा, वो जो कोशिश है ना, वो कभी खराब नहीं जाती। मैं तो इंजीनियर था, मकान के नक्शे बनाता था, लेकिन पापा जी की लाइन मुझे याद थी। मेरे पापा जी बहुत अच्छे कवि शायर। पहली कक्षा में मैं पापा जी की डायरी लेके डोंगरगढ़ के स्कूल चला जाता था। जब लगता था गांधी जयंती है, शास्त्री जयंती है, विवेकानंद की जयंती है, तुलसीदास जयंती, तो मैं ले जाता था, कविता निकालता था। मुझे अपनी समझ से जो लगता था ये कविता शायद शास्त्री जयंती में पढ़ सकता हूँ, थोड़ा प्रेरक है, थोड़ा ऐसे है, और मैं अपने बस्ते से निकाल के बोलता था मैं पढ़ना चाहता हूँ सर। तो पापा जी की लाइन थी कि मेहनत कभी ना जाए बेकार, गांधी के विचार करना है साकार। पहली कक्षा में मुझे कितना समझ में आया होगा ये सब, लेकिन बात अंदर धंस गई थी। बात ये थी कि जब मैं पहली पढ़ रहा था, उसके पहले भी 3 साल पहले पापा जी एक अच्छा काम कर रहे थे हम सबके साथ में। मेरा बड़ा भाई पिंकी, मैं और मेरी छोटी बहन गुड़िया, हम तीनों को पापा जी साथ लेके जाते थे कवि सम्मेलन में। और डोंगरगढ़ के रंजीत हॉल में जब कवि सम्मेलन होता था, वहाँ एक प्यार का नगमा लिखने वाले संतोष आनंद, लिखे जो खत तुझे वाले नीरज, किशन सरोज और तमाम बड़े कवि आया करते थे। और पापा जी चूंकि लोकल कवि थे, कॉमर्स के टीचर थे, अंग्रेजी के टीचर थे, लेकिन कविता शायरी करते थे, इसलिए पूरे शहर में लोकप्रिय। कोई कवि सम्मेलन हो पापा जी को जरूर बुलाया जाता था। और पापा जी हम लोग को लेके जाते थे, 22-25 डायरी हम लोग लेके तीनों दरी में बैठे रहते थे, और पापा जी का नाम लास्ट में पुकारा जाता था। लेकिन उसके पहले हम लोग नीरज जी को, संतोष आनंद को, किशन सरोज को सुन चुके होते थे। तो जो अनजाने में जो उनकी लाइनें हमारे अंदर जाती गई, ये नहीं कि उस समय हमें समझ आता होगा। नीरज का तो लिखा हुआ तो दार्शनिक है, क्या समझ में आएगा। लेकिन आज मैं आपसे कहता हूँ, मुझे उस समय का सुना हुआ याद है, और आज मैं उसको समझ रहा हूँ। पापा जी अगर ले नहीं गए होते तो मैंने क्या सुना होता? नहीं। कितना बढ़िया काम कर रहे थे पापा जी। अब उसका मैंने एक अच्छा काम किया, अपनी बड़ाई कर, माफ़ कीजिएगा, मेरे जुड़वा बेटियाँ हैं। मैंने पापा जी को बहुत अच्छा काम करते देखा डोंगरगढ़ में। आज उनको दुनिया से 17 साल हो गए। आप डोंगरगढ़ जाइए, किसी दुकान में चले जाइए, ऊपर पहाड़ी पे प्रसाद के मंदिर में नारियल लीजिए, इलायची दाना लीजिए और बोलिए झा सर को जानते हो क्या? वो कहेगा अरे वो जो पान खाते थे छोटे से, डीएन झा सर, वो खुद बोलेगा आपसे। तो आप, मैं कई बार चेक करता हूँ पापा जी को कितना जानते हैं वो लोग। अच्छा झा सर, तुम कैसे जानते हो उनको? अरे मैं उनको बच्चा, अच्छा तुम पिंकी हो क्या? मैंने कहा नहीं मैं छोटा बच्चा हूँ। अच्छा मिक्की हो तुम? ओके। अरे तुझे तो मैं गोद में खिलाया हूँ यार। पापा, तेरे पापा ने मुझे 45 साल पहले पढ़ाया, 9th 10th 11th। और ये मैं पापा जी के बारे में हर दुकान में सुनता हूँ। दवाई लेने गया जनता मेडिकल, मैंने झा सर को जानते हो? कौन झा सर? वो छोटे कॉमर्स वाले। अच्छा तुम मुझे पढ़ाए यार, अंग्रेजी पढ़ाते थे मुझे। तू कैसे? अरे मैं उनका बेटा हूँ। अच्छा यहीं रहता था भंडारी जी के मकान में? हाँ। अच्छा परितोष का छोटा भाई, दिख तो रहा है वैसे। अच्छा हाँ। इस तरह से अभी भी चलता है। तो मुझे इतनी तसल्ली होती है। 2007 में पापा जी चले गया, 2024 है, पूरा डोंगरगढ़ अभी भी उनको जानता है, वरना आज मरे कल दूसरा दिन। ये ठीक है कि मतलब पापा जी कोई बड़े आदमी नहीं थे कि उनका नाम हो, पेपर में नाम छपे, फोटो आए, लेकिन एक आदमी जहां भी रहता है अपना काम कर रहा होता है। तो आज मैं नाम लेके बता रहा हूं ना, किसी चिराग का कोई मका नहीं होता। वसीम बरेलवी कहते हैं किसी चिराग का कोई मका नहीं होता, वो जहां पे रहेगा वही रोशनी लुटाएगा। मैं आपसे इतने चाहता हूं, अगर आप एक भले इंसान बने रहे तो बाकी तो डिप्टी कलेक्टर आईएएस तो आप बन ही जाएंगे आप, क्योंकि अभी बस इंसान बनना सबसे मुश्किल काम है। अब आदमी घसीट के ले जा रहा है एक असहाय को। ये क्या है? राक्षस से कम है क्या? लोग मारते भी हैं और अंग के टुकड़े टुकड़े करके भी फेंकते हैं। अभी ऐसे भी समाचार हम बनाते हैं।
रेप होता है लड़कियों का, फिर उनके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए जाते हैं। ये भी हम समाचार रोज पढ़ते हैं, रोज इतना बुरा लगता है। आकाशवाणी में समाचार बनाते हैं, पढ़ते हैं, वो सब हम बोल कर बताते हैं जो इतना विभत्स होता है। आप सोचिए कितना बुरा लगता होगा। मैं घर में आके वाइफ से भी डिस्कस करता हूँ। मेरी वाइफ क्रिमिनल लॉयर रही है 17-18 साल, इस तरह के मुकदमे से झेलती रही है। मैं बोलता हूँ बाप रे, आज एक लड़की के साथ ऐसा रेप हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। ये मैंने समाचार पढ़ा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने बनाया भी, मैंने पढ़ा भी, उससे मैं गुजरा हूँ एक तरह से। फिर मैं जानबूझ के उसकी भाषा को थोड़ी शालीन कर देता हूँ कि उतना विभत्स वर्णन हम नहीं करते कि वो बोलने में खराब लगे। कुछ तो करें, लेकिन जिसके साथ गुजरा है, आप सोचिए। आप नेट पे सर्च करिए एक लड़की की कहानी, अरुणिमा सिन्हा, बिहार की लड़की है, नेशनल बास्केटबॉल चैंपियन थी। खेल के कहीं जा रही थी 10:30 बजे के आसपास, जिस ट्रेन में बैठी थी वहाँ किसी और लड़की के साथ में कोई घटना हुई, उसके साथ भी किसी ने बदतमीजी की। वो खिलाड़ी है, उसका स्टेमिना है, उसने धक्का मुक्की की तो 4 जो गुंडे उसको पकड़ के फेंक दिया ट्रेन से बाहर। एक और ट्रेन उधर से गुजरी, उसी दूसरे ट्रैक पर वो टकरा के बीच में गिरी, पैर यहाँ से कट गया, जहाँ से आपकी कमर पैर को जोड़ती है, लगभग लटका हुआ था। हाथ भी टूटा, 23-24 जगह हड्डियाँ चूराचूर हो गई, क्योंकि उतनी स्पीड से 2 ट्रेनों से टकरा के गिरी थी। रात भर ऐसी पड़ी रही। सुबह जो लोग दिशा मैदान जाते हैं उन लोगों ने उसको देखा, अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर की से पूछा कि तुम्हारे पैर को काटना पड़ेगा, उसने कहा मैं खुद मदद करूंगी, आप मेरे पैर काट दीजिए। चूहे काट काट के उसको गैंग्रीन कर चुके थे। उतना दर्द रात भर सहती रही, लेकिन बिहार की थी। बात वही है, हार नहीं मानने वाली एटीट्यूड की बात। उसने कहा कि मैं तो फिर भी कुछ ना कुछ करूंगी। कोई 3 साल ट्रॉमा में, डिप्रेशन में, सामान्य खड़े होने के लायक भी नहीं थी। आप नेट पे सर्च करिए उसकी कहानी, उसके इंटरव्यूज हैं। कोई मैं बहुत महापुरुषों की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी की लड़की है, कि आपको यकीन हो जाए कि ये गप नहीं है। फिर उसने क्या किया, 3 साल बाद जब खड़ी हुई तो पैर लगाए, नकली जयपुर फुट लगाए और सीधे जाके मिली बचेंद्री पॉल से, जमशेदपुर। आप जानते होंगे, आपका शहर है। मैं भी मिला हूँ बचेंद्री पॉल से। बोली मुझे एवरेस्ट चढ़ना है, तो हंस दिए लोग वहाँ पर। ठीक से खड़े होने के लायक खुद के पैर नहीं है, हाथ नहीं है। चलूंगी, बोले बेटा वही काफ़ी होगा तेरे लिए, एवरेस्ट नहीं। लोगों ने उसको मजाक उड़ाया, लेकिन नहीं, मैं तो एवरेस्ट ही चढ़ूंगी। अब बास्केटबॉल तो खेल नहीं सकती, व्हील चेयर पर हूँ, तो क्या करूँगी, मगर एवरेस्ट ही चढ़ना है। 10 साल लगे। उसको बार बार मना करने के बाद भी बचेंद्री पॉल ने जब देखा कि लड़की हार नहीं मान रही है, तो उसको फिर कहा माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग में तुम्हें रखते हैं। टाटा ने भी सपोर्ट किया। दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में वो वहाँ तक पहुँच गई। वहाँ भी स्थितियाँ खराब थीं। जब पहुँच गई, ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गया। 2000 फीट पहले उनका अपना एक ही सिलेंडर था, जो 2 लोग जिससे सांस ले रहे थे वो एक सिलेंडर ख़त्म हो गई। एक न्यूजीलैंड का व्यक्ति था जिसके कंधे में 2 सिलेंडर थे, वो नीचे की तराई पे दिखा और हाँफ रहा था, बेहोश हो गया था। उसके शेरपा लोगों ने आवाज़ लगाई, इसने आवाज़ लगाई, क्या हो गया क्या हो गया। तो नीचे के शेरपा ने कहा कि ये तो ज़्यादा अब नहीं सह पाएगा, इसका हार्ट उतना मजबूत नहीं लग रहा है, ये इसकी सांस उखड़ रही है, हम लोग नीचे जाएंगे अब। तो सारा सामान हटाया, 2 सिलेंडर को भी फेंका, एक सिलेंडर को उस व्यक्ति को किसी तरह से लगा लिया और उसमें अपना भी लगाया और उसको लेके वो शेरपा उतर गया। तो अरुणिमा सिन्हा कहती है अपने 7 व्यक्ति को जो एक सिलेंडर फेंक दिया है उसको लाओ जाके नीचे चल दी, और हम दोनों के लिए है, वो भगवान ने उसको भेजा है हमारे लिए, अब हम एवरेस्ट जाएंगे। अब नीचे उतरा वो शेरपा, उसने उस सिलेंडर को उठाया, दोनों ने लगाया, किसी तरह चढ़ते चढ़ते पहुंच गए। वहाँ पर ऑक्सीजन कम हो गया था। बोली मैडम उतरना भी है इसी सिलेंडर से, हमको इसी एक सिलेंडर से पूरा उतरना भी है, वरना रास्ते में मर जाएंगे तो कहानी कौन बताएगा कि हम चढ़े थे। बोले वीडियो बनाओ, बस पहले वीडियो बना के पोस्ट कर दो। अरुणिमा सिन्हा ने झंडा फहराया, वीडियो बन गया, वहाँ से पोस्ट हो गया, अब हम उतर सकते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, कोई 10,000 फीट वो लोग उस एक सिलेंडर से उतर गए, वहाँ से तो फिर सीधे ही उतर गए वो लोग। तो जिस लड़की को पैर में खड़े होने के लिए भी मुश्किल था, दोनों पैर नहीं है उसके, आप देखिएगा नेट पे, ये कमर के नीचे से उसके पैर ही नहीं है। तो आप ना सिर्फ वो जो बोल रहे थे ना कि अगर आप सोच लें, तो हमारे सर थे दुबे सर, बोले ना कि आप सोचिए कि मैं इतना ही कर सकती हूँ तो आप उतना ही करेंगे। वो जो फोर्ड कंपनी का मालिक है ना, हेनरी फोर्ड, वो क्या कहता है, वो कहता है अगर आप सोचते हैं कि आप किसी काम को नहीं कर सकते तो भी आप बहुत सही सोच रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं मैं इस काम को कर सकता हूँ तो भी आप सही सोच रहे हैं। हेनरी फोर्ड तो बिल्कुल पढ़ा लिखा आदमी नहीं था और फटे कोट पहनता था, मालूम है कि नहीं। हेनरी फोर्ड का एक ही कोट था, 40 जगह से पैबंद लगा हुआ,
बर्मिंघम के होटल में गया जब, तो मैनेजर ने उसको सैल्यूट किया। हेनरी फोर्ड को कुछ नहीं पता था, लेकिन होटल के मैनेजर ने सैल्यूट किया, रूम दिया। और फिर शाम को जब जाने लगा तो बोला कि कितना पैसा हुआ, तो बोला नहीं सर, इसका पैसा नहीं लगा, ये आपका ही होटल है। अरे ये मेरा ही होटल क्या, मैंने कब खरीदा था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। नहीं, आपके बच्चे आते से नहीं आ रहने के लिए, वो मज़े करने के लिए आते हैं आपके बच्चे, लेकिन वो रोल्स रॉयस में आते हैं। आप तो कैसे सर टैक्सी करके पहुंचे हैं खुद, और इतना पुराना गंदा कोट पहन के आए हैं सर। अच्छा नहीं लगता कि फोर्ड कंपनी का मालिक 40 पैबंद वाला कोट पहन के आए। तो फोर्ड ने कहा कि बेटा मुझे बताने की ज़रूरत है कि मैं हेनरी फोर्ड हूँ। उनको बताना पड़ता है कि फोर्ड के बच्चे हैं, उनको तो रईसी दिखानी पड़ेगी ना। मुझे तो तुम खुद जानते हो कि मैं हेनरी फोर्ड हूँ, मैं बिना कोट के भी आ जाऊँ, ऐसे फटे रहे कपड़े, तो भी तुम मुझे पहचान लो कि मैं हेनरी फोर्ड हूँ, मैं अरबपति आदमी हूँ, तुम जान लोगे ना। तो मुझे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं फोर्ड काफ़ी हूँ। तो जो सूरज चमकता है तो बताता है क्या, कि गुलाब खिलता है तो बताता है क्या। बात करना तभी तक जरूरी है जब तक आप मुझे अपने से अलग समझे। तो कम्युनिकेशन तो इतना ही है। मेरा काम तो हो चुका है, मेरा काम तो हो चुका है। लोग हर धड़कते हुए पत्थर को दिल समझते हैं। बशीर बद्र साहब का लाखों रुपए कीमती शेर है। लोग हर धड़कते हुए पत्थर को दिल समझते हैं, और उम्रें गुजर जाती हैं दिल को दिल बनाने में। बस ये याद रखिएगा। मेरे पापा जी की लाइन याद आ रही है मुझे। बहुत अभाव में रहे, रायपुर से दुर्ग तक एक ही साइकिल चला के नौकरी करने जाते थे। और जैसा वो बताते ना, एक ही हाफ पैंट होता था, उसको शनिवार को धो करके गमछा लपेट के शनिवार इतवार बिता देते थे। और दुर्गा कॉलेज में ही पढ़ते थे पापा जी, वैसे गमछा लपेट के शनिवार इतवार रहते थे। एक ही पैंट थी, उसी को लोटे में अंगार, जो दादी अम्मा खाना बनाने के बाद चूल्हे से अंगार जो बचा लेती थी, उसको लोटे में डाल लेते थे। एक पीतल का लोटा था, ऊपर लकड़ी से ढक देते थे छोटा सा, ऐसे करके बाबूजी का और पापा जी अपना पैंट शर्ट प्रेस करके टांग देते थे इतवार की रात को। और फिर जब 8-9 साल के थे, उसके पहले की कहानी की, रावण भाटा मैदान में पापा जी फुग्गा और कुल्फी बेचने जाते थे। पापा जी का वो संघर्ष मैंने देखा। मेरी अम्मा तो राजघराने से आई थी। प्रवीर चंद भैंसदेव जो बस्तर के राजा थे, उनको राजपुरोहित की नातिन मेरी अम्मा थी। तो चांदी की थालियां शादी में लेकर 100 थालियां। पता नहीं मेरे नाना जी ने मेरे पापा जी में क्या देखा कि पापा जी से शादी की। मैं सोचता हूँ पापा जी में हीरा देखा होगा उन्होंने, क्योंकि वो गायत्री के बड़े उपासक थे। उनको भीतर की दृष्टि थी। वो 90 दिन का मौन भी रहते थे, 90 दिन का मौन मेरे नाना जी रहते थे। तो उनको अंदर तक पता था कि यार बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी उनसे, वो तो सीधे जान लेते थे कि कोस के अंदर क्या है। उनसे मैंने भी मौन सीखा। मैं भी 16 बार 9 दिन का मौन रहा। अब मुझे भी पापा जी इससे सीखने को मिला कि संघर्ष में कितना भी आप रहो, कभी किसी से कुछ कंप्लेंट नहीं करना, कभी किसी से कुछ मांगना मत। जो है वो पर्याप्त है। जिस दिन ईश्वर को लगेगा ना, वो देख रहा है आपको कि अब इसका संघर्ष, इसका इम्तिहान पूरा हो गया है, एक झटके में आपको सीधे वो बना देगा। अभी हम पढ़ रहे थे किसी एयर होस्टेस लड़की की कहानी, कोई 500 करोड़ की लॉटरी लग गई है उसको। तो फ्लाइट पे वो अटेंडेंट थी। जब अनाउंस हुआ तो फ्लाइट वालों ने कहा इसको अगली किसी स्टेशन पे हम प्लेन लैंड करेंगे, वहाँ से इसको घर भेज देंगे। इसकी नौकरी तो अब ठीक है, घर जाए तो अरबपति हो गई, एयरलाइन खुद खरीदेगी। तो किसी ने बुरा नहीं माना, और कैप्टन अनाउंस किया कि अभी जो अटेंडेंट लड़की है अंजलि, उसको 500 करोड़ की लॉटरी लग गई है, इसको हम नेक्स्ट बेंगलोर में उतार दे रहे हैं। अब ये अरबपति है, खरबपति, अब ये अपने घर जाएगी, अब यहाँ की नौकरी करने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है। और वो लड़की भी सहज ही रही। 500 करोड़ मिले हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है कुछ करेंगे, कुछ भी हो सकता है। एक सेकंड में बोलते हैं कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है। पत्थर से तो भगवान बनाते हैं ना आप लोग। जितने मंदिरों में भगवान ने किसने बनाए हैं? किसी इंसान ने बनाए होंगे, वो भगवान इंसान का बनाया हुआ है। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है सलीके से तराशा जाए। इतना तराशो कि मूर्ति भगवान की हो जाए, और क्या चाहिए। तो इंसान चाहे तो भगवान बना सकता है। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि वैसे तो जब बातचीत करने का मौका आता है थोड़ा समय लगता है किसी बात को आप तक पहुंचाने के लिए। वो समय मेरा नहीं है, आपका नहीं है, वो बात का समय है। उस बात को पहुंचाने के लिए कुछ पहले की तैयारी करनी पड़ती है, कुछ पहले हटाना पड़ता है, फिर वहाँ पहुँच जाते हैं। और जब कनेक्ट हो जाते हैं, मेड़ फूट जाता है, पानी अपने आप बहना बंद हो जाता है। वो 1 ही मिनट के काम के लिए सारा एक्सरसाइज है। मैं कम्युनिकेशन का विद्यार्थी हूँ, मैं कम्युनिकेशन पढ़ाता हूँ। तो मुझे ये है कि क्या नहीं बोलना है उतना पता है, फिर जो बचता है वो सब बोलने का हो गया।
जैसे भास्कर नवभारत आप देखते हैं तो काले पेपर में छाप देंगे तो पढ़ पाएंगे क्या? उस भास्कर को काला पेपर हो और उसने ही छपाई बढ़िया कर दें, पढ़ पाएंगे? तो वो पढ़ा जाए इसका एक ही तरीका है, काले अक्षर हैं तो पीछे सफेद पेपर होना चाहिए। तो याद रखिए वो सफेद पेपर आपको पढ़ने में मदद कर रहा है। तो जितनी विपरीत परिस्थिति हो, अगर उसको विपरीत समझेंगे तो आप मुश्किल में रहेंगे। सच्चाई ये है कि जितनी आपके खिलाफ परिस्थिति हो उतना ही आप उभर के देखते हैं। तो जब कभी भी मैं आपको बताऊं, मैं जब पॉलिटेक्निक करता था, रुद्री पॉलिटेक्निक मेरे घर से 93 किलोमीटर है, मैं साइकिल चला के जाता था परीक्षा देने के लिए। 4.5 घंटा साइकिल चलाता था जाने तक मैं, और 4.5 घंटा आते समय चलाता था। अम्मा 7 रुपये देती थी, 7 रुपये बस का किराया, लेकिन मैं उसको रख लेता था और लौट के आके अम्मा को वापस कर देता था। मुझे लगता था कि थक जाऊंगा तो अभनपुर में साइकिल को जीप पे चढ़ा दूंगा, 3 रुपये तो बचेंगे यहाँ से अभनपुर के। फिर और गाड़ी चलाता था, हिम्मत रहती थी तो कुरुद तक चलाऊंगा सोचता था, 2 रुपये और बच जाते थे। अभनपुर से कुरुद 2 रुपये लगते थे। कुरुद पहुंच जाता था तो छाती पहुंच जाऊंगा, लगता था 12 किलोमीटर। छाती पहुंच गया, वहां से 10 धमतरी, वहां से करीब 11 रुद्री। ऐसा करते करते अपने को समझाते समझाते मैं रुद्री पॉलिटेक्निक पहुंच जाता था। और परीक्षा देके बस एक चाय पीता था, पार्ले जी की बिस्किट खाता था 25 पैसे में, और वहां से फिर साइकिल चला के निकलता था। थक चुका रहता था बुरी तरह से, क्योंकि सुबह 7 बजे निकला हूं। अब लगता था अब थक जाऊंगा तो कुरुद में साइकिल को बस जीप में चढ़ा दूंगा। लेकिन साइकिल चलाते चलाते कुरुद पहुंच गए, लगता था यार अभनपुर ही और पहुंच जाए, देखते हैं फिर तो वहां से साइकिल चला लेंगे। अभनपुर पहुंच गए तो माना पहुंचने का प्लान रहता था, माना पहुंच जाते थे, पचपड़ी नाका से घर ही आ जाते थे। ऐसा करते करते एक 150 रुपये की साइकिल थी, सेकेंड हैंड साइकिल, बहुत बिगड़ती भी थी रास्ते में, लेकिन उसी से पॉलिटेक्निक की 3 साल की परीक्षाएं हमने दे दी। हालांकि वो काम नहीं किया, लेकिन मैं सीखा कहाँ से? पापा जी को देखता था साइकिल चला के, पापा जी यहाँ से भिलाई जाते थे। मुझे लगता था जब पापा जी रोज जा सकते हैं साइकिल चला के, 40 जाना 40 आना, तो मैं कभी कभी परीक्षा के दिन तो इतना चला ही सकता। तो पापा जी का संघर्ष देखा और अम्मा की रेसी देखी, तो दोनों से दिमाग खराब नहीं है। मैं अपने हाथ से अभी कोरोना में मैंने कितने पैसे लोगों को दिए, मैं बहुत काम किया। आकाशवाणी में, दूरदर्शन में, सब लोगों ने जब बंद कर दिया था समाचार पढ़ना, मेरी 5 साल की जुड़वा बेटियाँ थी, मेरी पत्नी बोलती थी तुमको तो वैक्सीन लग जाएगा, बच्चों का क्या होगा? और सर आते थे कार में अपने साथ, बोलते थे गेट खोलना, करना, ग्लव्स पहनना, पीछे तुम बैठना, सामने मैं चला रहा हूं गाड़ी, मास्क डबल लगा के रखना, अकेले आकाशवाणी का कमरा खोलना, समाचार बनाना भी खुद, पढ़ना भी खुद, कोई कमरे में रहेगा नहीं तुम्हारे साथ, तो इन्फेक्शन का कोई खतरा ही नहीं। तुम छत्तीसगढ़ी बनाओ पढ़ो, तुम हिंदी बनाओ पढ़ो, इसलिए मैंने तुम्हारी बुकिंग की है। वरना 4 लोग लगेंगे, एक बनाने वाला अलग होता है संपादक, एक पढ़ने वाला होता है, और मैं छत्तीसगढ़ी हिंदी दोनों में अप्रूव था, तो मैं ये समाचार बनाता भी था, पढ़ता भी था। तो कोई कमरे में था नहीं, तो इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं। अनाउंसर की ड्यूटी बंद थी, मैं अनाउंसमेंट भी खुद करता था, ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है, लीजिए सुनिए समाचार, वो भी मैं ही बोलता था और समाचार भी पढ़ता था स्टूडियो से। तो वहां भी अनाउंसर नहीं होता था, मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, और बंद करके ताला लगा के वो चाबी गार्ड को देके घर आ जाते थे। ऐसा हमने 35 दिन लगातार किया, पहले लॉकडाउन के बाद। उसके काफी पैसे मिले, जितने पैसे की जरूरत थी उतना खुद रखा, बाकी उन मित्रों को दे दिया जिनके पास काम ही नहीं था। 80% पैसा मित्रों को दे दिया। तो मुझे लगा कि वो बेचारे, वो घर में उनके बच्चे बड़े हैं, हमारे बच्चे तो छोटे हैं, उनको खाना पीना चाहिए, अनाज चाहिए, किराना चाहिए, तो ये पैसा तो ठीक है, कभी तो काम करेंगे तो लौट जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन उस वक्त वो पैसे मैंने उनको दे दिए। मैंने पापा जी से सीखा ये सब कि बेटा हमेशा किसी की मदद करो, किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे, अगर चाहत तेरी निगाह में तो किसी बदनसीब पे डाल दे। बस आखिरी बात कि जो भी संघर्ष कभी हो रहा है उसको समझिए कि वो सोच समझ के आपको उस संघर्ष के लिए योग्य पाया गया है। किसी और को यह संघर्ष मिल सकता था, आपको मिला है तो अपने आप को खुशनसीब समझिए। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, खिलेंगे फूल वफा के कहीं पर भी डाल कर देखो। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी अजनबी के पैर का कांटा निकाल कर देखो। आखिरी शेर हासिल गजल शेर है, वो जिसमें लौ है, लौ समझते हैं ना, वो जिसमें लौ है वो अंधेरे में और निखरेगा, किसी चिराग पर अंधेरा उछाल कर देखो।
इस कमरे में अगर चिराग की ताकत को महसूस करना है, सारी लाइट बंद कर दीजिए, एक दिया यहां रख दीजिए, पूरे कमरे में उजाला दिखेगा उसकी एक छोटी सी लौ की ताकत से। तो लेकिन वो कब दिखेगी, वो उजाले की बात कब दिखेगी, जब इस लाइट को बंद करेंगे तो वो चिराग अपनी औकात बताएगा कि मैं क्या हूं। तो वो जिसमें लौ है अंधेरे में और निखरेगा, किसी चिराग पर अंधेरा उछाल कर देखो। अब इस में रात भर बात कर सकता हूं, मैं कर चुका हूं पहले भी, कि सुबह हो जाएगी, अभी इतनी बात करूंगा मैं बेले ऐसे खड़े खड़े, कल सुबह हो जाएगी, इतनी बात कर सकता हूं, मैं कर चुका हूं ऐसा 2-3 बार। हम लोग भूल भी गए कि अरे सुबह हो गई अचानक, ऐसा 2-3 बार हो चुका है मेरे साथ, मगर मैं वैसी बात नहीं करूंगा। मुझे पता नहीं घड़ी में कितना बजा है, मेरी बात समाप्त हो चुकी है। ज्यादा अच्छा ये होता कि आप लोग कुछ पूछते और फिर मैं बताता। बहुत बहुत धन्यवाद।